अगला 51 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोला गया है कि हार्डी सेट्स हिज नॉवेल्स अराउंड अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ इंग्लैंड, द रीजन इज कॉल्ड। वो रीजन, वो क्षेत्र क्या कहलाता है जहां पर हार्डी जो है अपने नॉवेल्स की सेटिंग रखा करते थे? तो बेसेक्स कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हार्डी अपने नॉवेल इंग्लैंड के एक खास इलाके के आसपास में अपनी सेटिंग रखा करते थे। उस इलाके को क्या कहा जाता है? बेसेक्स कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, हार्ड इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कॉलिंग द रीजन इन द बेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इनका जो नॉवेल था उसमें हार्डी ने सबसे पहली बार इंग्लैंड के पश्चिम में उस इलाके को जहां उन्होंने अपने नॉवेल्स की सेटिंग रखी, बेसेक्स बेसेक्स कहने का विचार पेश किया। तो कौन सा ऐसा नॉवेल था? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है। अगला, where his novels are set, Bessex had been the name of an early Saxon kingdom in approximately the same part of England. Okay? अब 52 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 52 नंबर पे बोला गया है बाथशेबा इज द हीरोइन ऑफ। बाथशेबा जो है वो किसकी नायिका है, किसकी हीरोइन है? तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाथशेबा एबरडीन इज द हीरोइन ऑफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और ये किसके द्वारा लिखा गया? टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। सी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ओपनिंग चैप्टर अलॉन्ग विद गैब्रियल ओक। इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये गैब्रियल ओक, इसको भी ध्यान बनाए रखना। ठीक है। अगला 53 नंबर पे क्वेश्चन कौन सा है? इसमें बोला गया है नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। देखो, बोला गया है कि जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है इसका मुख्य किरदार आपको बताना है। इसका हीरो कौन है? तो इसका हीरो माइकल हेंचर्ड दिखाया जाता है। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माइकल हेंचर्ड। माइकल हेंचर्ड के बारे में जरा समझ लो क्या बोला गया है। ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का, और मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 में आया है। इसके बाद में इसमें जो माइकल हेंचर्ड होता है इसका जीवन जो है वो शुरू होता है हेट रोजर से, मतलब एक घास काटने वाला दिखाया जाता है। लेटर ही बिकम अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, और इसके बाद ये जो है एक शक्तिशाली और सम्मानित मेयर बन जाता है। कहाँ का? कास्टरब्रिज नामक जगह का। 54 नंबर का क्वेश्चन, इसमें बोला गया है द नॉवेल ऑफ टॉमस हार्डी आर सेट इन। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि टॉमस हार्डी के उपन्यास कहाँ सेट होते हैं? तो कहाँ? बेसेक्स में सेट होते हैं। बेसेक्स क्या है? ये एक साउथ वेस्ट रीजन है इंग्लैंड का, उसी को बेसेक्स बोला जाता है। यहाँ पर समझ लीजिए मोस्ट ऑफ हार्डीज नॉवेल्स आर सेट इन फिक्शनल रीजन। कहाँ? बेसेक्स में। विच रिप्रेजेंट द साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ये साउथ या साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के रीजन को कहा गया। टॉमस हार्डी के ज्यादातर उपन्यास बेसेक्स नामक एक काल्पनिक क्षेत्र है वहां पर सेट होते हैं, जो इंग्लैंड के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी रीजन को हम बेसेक्स कहते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है कि सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल इज। जो मर्डर इन कैथेड्रल है उसका मुख्य विषय क्या है? तो उसमें मैट्रिडम दिखाया जाता है। मैट्रिडम क्या होता है? शहादत के लिए बोलते हैं मैट्रिडम। ये मर्डर इन द कैथेड्रल का मुख्य थीम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन रह गया, इसको समझो क्या है। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है टी.एस. इलियट का जो प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल फोकस करता है ऑन द मैर्टरडम ऑफ थॉमस बकेट। जो उसके थॉमस बकेट दिखाए गए थे इसके अंदर मर्डर इन कैथेड्रल के उनकी शहादत को फोकस किया गया है इसमें, एंड हिज स्पिरिचुअल स्ट्रगल लीडिंग टू हिज डेथ इन 1170। टी.एस. इलियट का नाटक मर्डर इन कैथेड्रल थॉमस बकेट की शहादत और उनके आध्यात्मिक संघर्ष पर केंद्रित है, जिसके कारण 1170 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। सरल सा क्वेश्चन बड़ा पूछ लिया गया है, सब टाइटल पूछ लिया है किसका? टेस ऑफ द अबरविल्स का। तो इसका सब टाइटल क्या है? अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां से आप समझिए इसका पूरा टाइटल टेस्ट द अबरविल्स का अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, और ये किसको के द्वारा लिखा गया? टॉमस हार्डी के द्वारा। 56 नंबर का क्वेश्चन है द सब टाइटल टेस्ट ऑफ द अबरविल्स। अच्छा ये रिपीट हो गया है। 57 नंबर पे देखिए क्या कहा गया है द नरेटिव ऑफ टॉमस हार्डीज
द रिटर्न ऑफ द नेटिव बिगिंस ऑन द इवनिंग ऑफ। बोला गया जो नरेटिव है, और किसका नरेटिव बताया गया है, रिटर्न ऑफ द नेटिव। थॉमस हार्डी के द रिटर्न ऑफ द नेटिव की कहानी किस शाम से शुरू होती है, तो गाय फॉक्स की रात से, गाय फॉक्स नाइट, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, समझ आएगा। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है द रिटर्न ऑफ द नेटिव ऑन गाय फॉक्स नाइट, 5 नवंबर का दिन होता है। वेन डिगोरी वेन इज सीन क्रॉसिंग एडगन हीथ, यानी कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव गाय फॉक्स की रात, मतलब 5 नवंबर वाली रात होती है, को शुरू होता है जब डिगोरी वैन को एडगन हीथ पार करते हुए देखा जाता है। The novel is set almost entirely on Edgon Heath and covers a period of 1 year and one day. It was first released in Belgravia magazine in 1878. ये उपन्यास लगभग पूरी तरह से एडगन हीथ पर आधारित है और 1 साल और 1 दिन की अवधि को कवर करता है। 1 साल 1 दिन की अवधि को कवर करता है। ये पहली बार 1878 में बेलग्रेविया पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑफ द नेटिव की अगर हम बात करें तो कौन सी मैगजीन में आया, बेलग्रेविया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कब आया, 1878 में, बेलग्रेविया मैगजीन। 58 नंबर का, विच कैरेक्टर इन हार्डी द मेयर ऑफ कैस्टरविच सेल्स हिज वाइफ। हार्डी का किस उपन्यास में हेंचर्ड नाम का एक पात्र अपनी पत्नी को बेच देता है, उसकी नीलामी कर देता है, तो उस पात्र का नाम बताना है आपको, माइकल हेंचर्ड होता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखो, माइकल हेंचर्ड जो कि एक ड्रंकन फिट होता है, यानी कि एक ड्रंकर्ड होता है, पियक्कड़ होता है, जो नशे की हालत में अपनी पत्नी सूजन को बेच देता है, और उसका एक छोटा सा शिशु डॉटर होती है, एक पुत्री भी होती है, बेटी होती है, जिसका नाम एलिजाबेथ जैन होता है, उसको भी कंट्री फेयर में भेज देता है। और ये जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, ये कब आया, 1886 में आया है। अगला 59 नंबर पे देखो क्या लिखा है, बोला गया है कि इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल डज अ कैरेक्टर नेम्ड हैंचर्ड ऑक्शंस हिज वाइफ। वो निम्नलिखित पात्रों में से कौन, हार्डी के किस उपन्यास में हैंचर्ड नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी का नीलामी करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल, यानी कि हार्डी के कौन से नॉवेल में, तो उस नॉवेल का नाम बताना है, तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है। यहाँ हार्डी के किस उपन्यास में हैंचर्ड नाम का एक पात्र अपनी पत्नी की नीलामी करता है, अ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। अगला, हाँ, इसकी पत्नी का नाम क्या होता है, सुसन होता है, सुजैन भी बोलते हैं, और इसकी बेटी का नाम क्या होता है, एलिजाबेथ जैन होता है। और इन दोनों की बोली लगा करके कौन खरीद लेता है, एक नाविक होता है जिसका नाम न्यूसन होता है। 5 गिनीज में माफ करना। 60 नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अ डिटेक्टिव। इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो डिटेक्टिव नहीं है, जासूस नहीं है, तो एंजल क्लेयर जो है वो एक जासूस नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एंजल क्लेयर कौन है, ये जो है यहां से पढ़ लीजिए, एक ऐसा कैरेक्टर है जो टॉमस हार्डी के टेस्ट ऑफ द अबरविल्स में दिखाया जाता है, ये कोई डिटेक्टिव नहीं है। बाकी ये चारों कैरेक्टर बचे हुए, इंस्पेक्टर बकेट, ओके, सर्जेंट कफ और हरक्वेल पॉयरट, ये सभी हमारे क्या हैं, हरक्यूल पायरोट, ये सभी हमारे डिटेक्टिव दिखाए जाते हैं, इनको पढ़ सकते हो आप। ये जो इंस्पेक्टर बकेट है, चार्ल्स डिकेंस के ब्लीक हाउस में दिखाया जाता है। फिर अगर हम सार्जेंट कफ की बात करें, ये बिल्की कॉलिंस के द मून स्टोन में दिखाया जाता है। हरक्यूल पायरोट की बात करें तो अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखा गया एक डिटेक्टिव, ठीक है, बेल्जियन होता है, बेल्जियन डिटेक्टिव दिखाया जाता है अगाथा क्रिस्टी के द्वारा, उसमें दिखाया जाता है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, हार्डीज बिगिन एंड एंडेड हिज कैरियर बाय राइटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉमस हार्डी ने अपने कैरियर की शुरुआत
और अपने करियर का अंत क्या लिख करके किया, तो पोइट्री। पोइट्री से ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और पोइट्री से ही इन्होंने अपने करियर का अंत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अबाउट विच नॉवेल ऑफ हिज ओन हार्डीज रिमार्क अ वार बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कई बार शायद मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हार्डी का ऐसा कौन सा नावल है, ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसके बारे में शरीर और आत्मा यानी कि फ्लैश एंड स्पिरिट के बीच युद्ध को की टिप्पणी की गई थी, तो वो कौन सा है, वो हमारा ज्यूड द ऑब्सक्योर है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ज्यूड द ऑब्सक्योर। 63 नंबर का क्वेश्चन देखो, 63 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, विच वन वाज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नॉवेल। हार्डी का पहला सीरियल उपन्यास कौन सा था, तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये इनका पहला सीरियल उपन्यास है। ध्यान रखना, अगर सबसे पहला पब्लिश नॉवेल पूछे, कंफ्यूजन दूर करिए यहाँ पर, सबसे पहला पब्लिश नॉवेल पूछे तो डिस्परेट रेमेडीज, सबसे पहला फर्स्ट सीरियल पब्लिश नॉवेल पूछे तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। ठीक है, अब देखो इसको जरा यहां से समझो, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज की बात करते हैं तो इसको किसने लिखा, टॉमस हार्डी ने लिखा है। ये कब पब्लिश हुआ, 1873 में, फर्स्ट सीरियलाइज्ड बिटवीन सितंबर, यानी कि सितंबर 1872 से इसको छपना शुरू कराया गया और ये जुलाई 1873 तक छपता रहा। ये टॉमस हार्डी का तीसरा नॉवेल है, लेकिन सबसे पहला द फर्स्ट टू बियर हिज नेम ऑन पब्लिकेशन, और यही इनका सबसे पहला नॉवेल है जिसको इन्होंने अपने खुद के नाम से जो है पब्लिश कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर पे कौन सा है, बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ टेस इलेजिटिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नॉवेल। जो हार्डी के नॉवेल हैं उनमें टेस की नाजायज बच्चे का नाम क्या है, तो सारो होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, टेस ऑफ द अबरविल्स की बात करें तो ये आया है 1891 में। बेटर एक्सप्रेशन ऑफ हार्डीज लिटरेरी आर्ट एंड ग्लूम फिलोसफी इन बेस टेस इज अ फीमेल कैरेक्टर हु वाज सेड्यूस्ड बाय, और टेस को किसके द्वारा सेड्यूस किया जाता है, एलिक के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी गिव्स अ बर्थ टू एलिक चाइल्ड, इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एलिक के बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम क्या रखा जाता है, सौरो रखा जाता है। लेकिन सारो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगता है और वो जन्म के थोड़े दिनों बाद मर जाता है। इसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट। बोला गया है कि टेस को एंजल से अपने अतीत के बारे में बात करने के लिए क्या प्रेरित करता है, कौन सी बात मोटिवेट करती है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक्चुअली होता क्या है, टेस पहले तो एंजल के सामने अपने अतीत के बारे में नहीं बता पाती, लेकिन जब एक बार एंजल खुद अपने अतीत के बारे में टेस को बताने लगती है तो टेस को हिम्मत आती है कि जब एंजल अपने अतीत के बारे में बताया तो मैंने माफ कर दिया, अगर मैं अपने अतीत के बारे में एंजल को बताऊंगी तो एंजल भी माफ कर देगा, लेकिन एंजल ने ऐसा नहीं किया। तो क्वेश्चन अब ये है कि टेस को एंजल से अपने अतीत, अपने पास्ट के बारे में बात करने के लिए किस चीज ने मोटिवेट किया, कि एंजल ने एडमिट कर लिए हिज सिन टू टेस, सी ऑप्शन, कि एंजल ने जब अपने पाप टेस के सामने जो है स्वीकार कर लिए तो टेस के अंदर भी हिम्मत आ गई कि मैं भी अपने पापों को एंजल के सामने स्वीकार कर लूं। ठीक है, ये पूरा इसी जो हमने आपको अभी बताया है ये पूरा उसी का एक्सप्लेनेशन है, खुद पढ़ लीजिए पॉज करके। अगला विच इज द नॉवेल या नॉवेल्स बाय हार्डी, इनमें से कौन सा नॉवेल जो है वो हार्डी के द्वारा लिखा गया है, तो द ट्रम्पेट मेजर डिस्प्रेट क्या है, नॉवेल्स बाय हार्डी, ये तो सभी हैं, द ट्रम्पेट मेजर डिस्प्रेट रेमेडीज ज्यूड द ऑब्सक्योर, ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रम्पेट मेजर डिस्प्रेट रेमेडीज ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये सभी टॉमस हार्डी के द्वारा लिखे गए नॉवेल हैं। 67 की अगर हम बात करें तो इसमें व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज इपिक ड्रामा, जो हार्डी का
एक एपिक ड्रामा था, उसका टाइटल क्या था? तो दी डायनास्ट। क्या टाइटल है उसका? डायनास्ट। ये इनका एपिक ड्रामा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से समझ लो। दी डायनास्ट जो कि 1904 से 1908 के बीच में पब्लिश हुआ, इज हार्डीज एपिक वर्स ड्रामा डीलिंग विद द नेपोलियनिक बार, जिसमें नेपोलियन बार को दिखाया जाता है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की बात करें तो ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, इज हार्डीज फोर्थ नॉवेल, चौथे नंबर का नॉवेल है, एंड हिज फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस। और इसी नॉवेल को टॉमस हार्डी का सबसे पहला मेजर लिटरेरी सक्सेस भी बोला जाता है। इसके बाद इनका एक और नॉवेल है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जिसको 1886 में पब्लिश कराया गया। अगला 68 नंबर का क्वेश्चन, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ नॉवेल बाई। अंडर द ग्रीनवुड ट्री किसका नॉवेल है? टॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया नॉवेल है। अगर हम अंडर द ग्रीनवुड ट्री की बात करें, अंडर द ग्रीनवुड ट्री की बात करें तो ये एक इनका पास्टोरल नॉवेल है, ध्यान बनाए रखना। और इसका पूरा नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, आ रूरल पेंटिंग द डच स्कूल इज अ पास्टोरल नॉवेल बाय टॉमस हार्डी, और इसको पब्लिश कराया गया है 1872 में। 69 नंबर पे देखो, आई एम आस्क्ड टू राइट माई रेमिनिसेंस ऑफ अ फेमस नॉवेलिस्ट, द लाइन इज इन केक्स एंड आई रेफर टू। बोला गया है 69 पे, बहुत प्यारा सी बात कह दी है कि आई एम आस्क्ड टू राइट माई, मुझे एक प्रसिद्ध उपन्यास की यादें लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, केक्स एंड आइल, यह पंक्ति किससे संदर्भित है? किसको? तो टॉमस हार्डी से। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 70 नंबर का क्वेश्चन देखो, 70 नंबर पे बोला गया है कि इन द ईयर 1872, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 1872 में, टॉम अ वीक और टू बिफोर टॉमस हार्डी 32nd बर्थडे, यानी कि 32 साल का 32वां जन्मदिन मनाया जा रहा था टॉमस हार्डी का। वन ऑफ हिज बुक वाज पब्लिश्ड, इसी जन्मदिन वाले दिन इनकी एक पुस्तक पब्लिश हुई, विच कंफर्म हार्डी इन हिज प्रोफेशन एज अ राइटर। प्यार से समझ लो, क्वेश्चन पूछा गया विच बुक वाज इट, ए बुक का नाम बताना है, वो कौन सी, इनके जन्म 32वें जन्मदिन वाले दिन कौन सी बुक पब्लिश हुई थी, उसका नाम बताना है। तो वर्ष 1872 में टॉमस हार्डी के 32वें जन्मदिन से एक या दो सप्ताह पहले उनकी एक किताब प्रकाशित हुई, जिसने हार्डी को एक लेखक के रूप में उनके पेशे, उनके वर्क को स्थापित कर दिया और उन्हें एक प्रसिद्ध लेखक बना दिया। वह किताब कौन सी थी? तो उस किताब का नाम बताना है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। सब जानते हैं 1872 में कौन सी आई है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंडर द ग्रीनवुड ट्री आ रूरल पेंटिंग, ये इसका पूरा नाम है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री आ रूरल पेंटिंग वाज रिटन बाय टॉमस हार्डी, पब्लिश्ड इन 1872 ऑन द ओकेजन ऑफ द 32nd बर्थडे ऑफ हार्डी। 31 नंबर का सॉरी 71 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट पेसिमिस्टिक। अच्छा, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे उपन्यास टॉमस हार्डी ने लिखे, लेकिन उनका एक आध उपन्यास ऐसा भी था जो पेसिमिस्टिक नहीं था। आपको चारों ऑप्शन में से यही बताना है कि हार्डी की कौन सी किताब, कौन सा नॉवेल निराशावादी नहीं है। तो वो कौन सा है? रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है वो इनका निराशावादी नहीं है। किस रिटर्न ऑफ द नेटिव तो निराशावादी है भाई। अब प्यारा ब्लू आइज नहीं है, माफ करना। सी अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो कि 1873 में आया। अब यहां से देख लो, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। ये कैसा है? एक पास्टोरल रोमांस है। कैसा है? पास्टोरल रोमांस है, ना कि ट्रेजिक। इतनी बात हमें ध्यान बनाए रखना है। अगला 72 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि टॉमस हार्डीज नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम, विच ऑफ द फोर ब्लूज इज इट। टॉमस हार्डी के उपन्यास अंडर द ग्रीनवुड ट्री को एक और नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन सही है? दी वुडलैंडर नहीं, वुडलैंडर इनका अलग से ही नाम है इनका, ठीक है, अलग से ही नॉवेल है। द मेल स्टॉक क्वेयर, द डायनास्ट, द लिटिल आर्नीज। तो कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द मेल स्टॉक क्वेयर। ठीक है, मेल स्टॉक क्वेयर जो है वो
अंडर द ग्रीनवुड ट्री और रूरल पेंटिंग के मूल रूप से इसी का एक अनादर नाम, एक दूसरा नाम माना जाता है। तो ध्यान बनाए रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री का दूसरा नाम क्या है, तो बोल देना है द मेल स्टॉक स्क्वायर, बी ऑप्शन। 73 नंबर का क्वेश्चन है, टॉमस हार्डी सॉरी द डायनास्ट इज टॉमस हार्डी। जो डायनास्ट इनका बस ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा सॉरी पूछा गया, हार्डी का कैसा है नॉवेल ऑटोबायोग्राफी लहरी, तो ये क्या है, बर्स ड्रामा है डायनास्ट। और इसमें लेपोनिक वार को डिस्कस किया गया है, 3 पार्ट में है, कंप्लीटेड इन, और इसको कंप्लीट किया गया 1908 में। ठीक है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, हु रोड द लाइन गॉड्स नॉट इन हिज हेवन ऑल्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड। ये पंक्ति किसने लिखी कि भगवान अपने स्वर्ग में नहीं है, दुनिया में सब कुछ गलत है। अगर भगवान होता तो कोई भी भगवान जो है अपने लोगों के साथ गलत नहीं करता, वो अपने बंदों को कभी भी दुखी नहीं रखता, परेशान नहीं करता। ऐसा कौन मानते थे, टॉमस हार्डी। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन टॉमस हार्डी। उन्होंने कहा कि टेस्ट ऑफ द अबर बिल्स जो है वो 1891 में है, टॉमस हार्डी के द्वारा इसको लिखा गया है। When Tess had passed over a crest of the hill, he turned to go in his own way and hardly knew that he loved her still. यह पंक्तियां टॉमस हार्डी ने टेस ऑफ द अबरविल्स 1891 में पब्लिश हुई है, इससे ली गई हैं। जब टेस पहाड़ी की चोटी पार कर गई तो वह अपने रास्ते चला गया और उसे मुश्किल से ही पता था कि वह अब भी उससे प्यार करता है। हार्डी को कहा जाता है, हार्डी को क्या कहा जाता है भाई, पेसिमिस्टिक है, कोई पेसिमिस्टिक नहीं, रीजनलिस्ट। हाँ सही बात है, या तो आपको पेसिमिस्टिक पॉइंट दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो रीजनल नॉवलिस्ट बोला जाता है, और इनका रीजन क्या था, बेसिक्स। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जरा अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो क्या है। टॉमस हार्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनल नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लैंड, और इनका रीजन क्या था, जिनके नॉवेल्स की ज्यादातर सेटिंग क्या रहती थी, बेसेक्स रहती थी। इंग्लिश चैनल इन द साउथ, द Cornwall in the west as far as Oxford to the north. It is the limited region which forms the scenic background to each of his Wessex novel. 66 नंबर की अगर हम बात करें, सॉरी 76 नंबर पे देखें, तो फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ टॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के आखिरी 30 सालों में टॉमस हार्डी ने क्या नहीं लिखा। तो इन्होंने कसम खा ली थी कि हम नॉवेल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि जोर दी ऑब्सक्योर जो आया था 95 में, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल नॉवल रहा था, और उसके बाद उन्होंने कभी भी नॉवेल नहीं लिखी और ये पोइट्री की ओर मूव कर गए। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, टॉमस हार्डी डिड नॉट राइट नॉवेल्स, टॉमस हार्डी ने नॉवेल्स को नहीं लिखा। 1898 में हार्डी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, और इसके बाद 1898 में टॉमस हार्डी ने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री को प्रकाशित किया, जिसका नाम था बसेक्स पोइम, आ कलेक्शन ऑफ पोइम्स ओवर 30 years। अगला 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 नंबर पे बोला गया है, क्रॉस कैजुअलिटी एंड डेंसिंग टाइम आर द फ्रेज हार्डी यूजेस। क्रॉस कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम, ये वाक्यांश हार्डी ने किसमें इस्तेमाल किए, तो क्रॉस कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम जो हैं वो अ मीटिंग विद डिस्पेयर करके किसमें इस्तेमाल किए, अ मीटिंग विद डिस्पेयर, डी ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रॉस कैजुअलिटी, डाइसिंग टाइम, ये दोनों फ्रेजेस का इस्तेमाल हार्डी ने मीटिंग विद डिस्पेयर में किया। अ मीटिंग विद डिस्पेयर, अ मीटिंग दिस डिस्पेयर मींस होता है निराशा। अगला 78 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है, लोसेटा इज अ कैरेक्टर इन हार्डीज। लोसेटा हार्डी के किस उपन्यास का एक पात्र है, तो वो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में दिखाई जाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा लोसेटा। देखो लोसेटा हार्डी के किस में, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में दिखाई जाती है। ठीक है, सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंट्री इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, और ये एक जो है
जेंट्री का यानी कि विद्वता का एकमात्र प्रतिनिधित्व करती है लुसिटा। बेसेक्स, अगला बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया है। बेसेक्स रेफर करता है, किस चीज को रेफर करता है? एक ऐसे क्षेत्र को, एक ऐसे रीजन को जिसमें हार्डी अपने नॉवेल्स की सेटिंग रखा करते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर पे देखो कौन सा है। 80 नंबर पे बोला गया है द थीम ऑफ द नॉवेल ज्योड द ऑब्सक्योर। ज्योड द ऑब्सक्योर नॉवेल की आपको क्या बताना है? थीम बताना है। तो क्या हो जाएगी उसका थीम? कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी। तो आप किस पे जाएंगे? ए पर जाएंगे। ए पे क्या लिखा है? सोशल प्रॉब्लम ऑफ मैरिज। विक्टोरियन इंग्लैंड में शादी की समस्याएं, फिर क्या है? एजुकेशन संबंधी समस्याएं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, और रोजगार की सामाजिक समस्याएं। इन सब चीजें, ये सभी जो है थीम है ज्यूड द ऑब्सक्योर की। कौन कौन सी? सोशल प्रॉब्लम ऑफ मैरिज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। 81 नंबर की अगर हम बात करें तो 81 नंबर पे बोला गया है ज्यूड द ऑब्सक्योर मार्क द पीक ऑफ हार्डीज। ज्यूड द ऑब्सक्योर हार्डी के दुखद और नियतिवादी दर्शन की चरम सीमा को दर्शाता है। किस चरम सीमा को? तो ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है उदासी। यहां पर अगर आप ग्लूम एंड डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी को दर्शाता है, किसको? तो ज्यूड द ऑब्सक्योर मार्क द पीक ऑफ हार्डीज, हार्डी की ग्लूम एंड डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी को दर्शाया गया है। अगला 82 नंबर पे देखो क्वेश्चन कौन सा है। बोला गया है इन, शुरुआत में ही भरा जाएगा, इन ज्यूड द ऑब्सक्योर वाज बासिंग पिक्स chitterlings by a stream with her friends when Jude Fowler first saw her। ज्यूड द ऑब्सक्योर हार्डी की दुखद और नियतवाद दर्शन की चरम सीमा को दर्शाता है। फिर ज्यूड द ऑब्सक्योर में शुरुआत में भर दीजिएगा, क्या भर दोगे? अराबेला डॉन। अराबेला डॉन, सी अराबेला डॉन इन द ज्यूड द ऑब्सक्योर वाज द वाशिंग पिक। अब देखो ये शब्द रख करके आप पढ़िएगा ज्यूड द ऑब्सक्योर में अराबेला डॉन अपनी सहेलियों के साथ एक धारा के किनारे सुअर को, सुअर की आंतें धो रही थी जब जूड फॉलन ने उसे सबसे पहली बार देखा था। तो जूड फॉलन ने सबसे पहली बार किसको देखा? सुअर की आंतें धो, या ये कह सकते हो अराबेला डॉन को ज्यूड द ऑब्सक्योर में जूड फॉलन ने कहां देखा? तो आप क्या कहोगे? अपनी सहेलियों के साथ एक धारा बह रही थी पानी की, उसी के किनारे सुअर की आंतें धो रही थी, वहां पर उसने उसको देखा था। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहे यहां से समझ लो। बोला गया ज्यूड द ऑब्सक्योर में अराबेला डॉन अपनी सहेलियों के साथ एक धारा के किनारे सुअर की आंतें धो रही थी जब जूड फॉलो ने उसे पहली बार देखा। उसे किसे? अराबेला डॉन को। 83 नंबर का क्वेश्चन, द सेंट्रल थीम इन द नॉवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर आर। जो नॉवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर है उसका सेंट्रल थीम बताना है, मुख्य विषय बताना है। तो दो ही मुख्य विषय हैं उसके, धर्म और नैतिकता की बात करता है। तो रिलीजियन एंड मॉरलिटी हो जाएगा डी। क्या? रिलीजन एंड मॉरलिटी। ठीक है, तो इसका क्या है? मुख्य थीम है। अगला 84 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। 84 नंबर का क्वेश्चन है फ्लॉटसन, फ्लॉटसन इन ज्यूड द ऑब्सक्योर फील्ड्स, फिर भरा जाएगा आर एक्स्ट्राऑर्डिनरली सिमिलर व्हेन ही सेज दे सीम टू बी वन पर्सन स्प्लिट इन टू। ज्यूड द ऑब्सक्योर में फ्लॉटसन को लगता है कि, क्या लगता है? उसे लगता है ज्यूड और सो असाधारण रूप से समान हैं, और जब वह कहता है वे एक ही व्यक्ति के दो हिस्से लगते हैं। कौन? एक ही हिस्से के दो व्यक्ति लगते हैं। जूड और टेस्ट, सॉरी जूड और सू की बात की जा रही है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी। अगला 85 नंबर पे देखो क्या कहा गया है। 85 नंबर पे बोला गया है व्हेन जूड separates from Arabella Dawn after her insinuation in the novel Jude the Obscure, he returned to his dream of the better in Christminster। बोला गया है जब जूड द ऑब्सक्योर नॉवेल में अराबेला के इशारे के बाद जूड उससे अलग हो जाता है, तो वह क्राइस्टमिस्टर में एक बेहतर, कौन से बेहतर? बेहतर शिक्षा के अपने सपने की ओर लौट आता है, क्योंकि क्राइस्टमिस्टर में वो विद्वान बनना चाहता है और वही बेहतर शिक्षा के लिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा
बेटर एजुकेशन इन क्राइस्टमिंस्टर। अब ज्योर्डी ऑब्सक्योर की अगर हम बात करें तो देखो इसमें ज्योर्डी ऑब्सक्योर नॉवेल टॉमस हार्डी ने लिखा है। ये इनका लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है। इसका प्रोटोगनिस्ट जूड ही है जो वर्किंग क्लास यंग मैन दिखाया जाता है और ये एक स्कॉलर बनने का सपना देखता है, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ स्कॉलर। ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 86 नंबर पे बोला गया है कि विच कैरेक्टर इन ज्योर्डी ऑब्सक्योर किल्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ and his or her two younger siblings because he feels there are too many of them। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योर्डी ऑब्सक्योर में ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है खुद को और अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उसके जो दो छोटे भाई बहनों को मार डालता है क्योंकि उसे लगता है वो बहुत ज्यादा हैं। तो लिटिल फादर टाइम होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, लिटिल फादर टाइम जो है वो अपने दो छोटे भाई बहनों को मार देता है क्योंकि उसको लगने लगता है कि हम बहुत ज्यादा हैं। टू आर्क एबल ऑफ हिज लाइफ, बोला गया है कि आखिरकार ज्यूड द ऑब्सक्योर में ज्यूड अपनी जिंदगी के दो सबसे बड़ी बुराइयों की ओर लौटता है। आंसर में बताना है वो उसकी दो सबसे बड़ी बुराई कौन सी हैं उसके अंदर, तो वो कौन सी हैं, वुमेन एंड लिक्विड की। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब हम ज्योर्ड द ऑब्सक्योर की बात करते हैं, ज्योर्ड द ऑब्सक्योर की बात करते हैं तो ये टॉमस हार्डी का आखिरी पूरा उपन्यास है। इसका मुख्य किरदार, इसका मेन कैरेक्टर ज्यूड फॉले है। एक मजदूर वर्ग का नौजवान है, एक पत्थर काटने वाला कह सकते हो, जो बाद में विद्वान बनने का सपना देखता है, लेकिन बाद में वह अपनी जिंदगी की दो सबसे बड़ी बुराइयों जैसे औरत और शराब की ओर लौट जाता है। इससे उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। 89 नंबर पे देखो, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, खुशी दर्द के आम नाटकों में सिर्फ एक कभी कभी होने वाला एक एपिसोड है। ऊपर दिया गया जो लाइन है वो किस में आता है, तो ये किस में आता है दोस्त, सी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का ये लाइन है। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का ये लाइन है, ध्यान बनाए रखना। यहाँ से देखो, खुशी दर्द में आम नाटक में सिर्फ कभी कभी होने वाला एपिसोड है। मतलब ये है, टॉमस हार्डी ऐसा मानते थे कि जीवन बहुत कठिन है, दर्द हमेशा रहता है, लेकिन खुशी जो है वो कभी कभी ही मिलती है। तो उसी सेंस में इन लाइनों को बोला है। 19 नंबर का 90 नंबर का देखो, 90 नंबर का, होम डिड हैंचर्ड अरेंज टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फारफ्रे इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में फारफ्रे से मिलने से पहले हिंचर्ड ने किसे अपना बिजनेस मैनेजर रखने का इंतजाम किया था। तो हिंचर्ड ने किसको बिजनेस मैनेजर रखा था, तो जसुआ जोग को रखा था। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा जसुआ जोग। ठीक है, और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 91 नंबर पर, हार्डी कैसे पोइट हैं, तो ये एक पेसिमिस्टिक पोइट हैं, यानी कि निराशावादी कवि हैं। ठीक है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे नॉवलिस्ट और पोइट हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, और ये हमने 1 से लेकर के 91 क्वेश्चंस तक टॉमस हार्डी के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए, PYQs पूछे गए, 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए। एक वीडियो में 1 से 50 तक और दूसरी वीडियो में 51 से लेकर के 91 तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।